हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बाबा साहब अम्बेडकर, लाइफ एंड मिशन। गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। गांधी, अच्छा डॉक्टर, आपका क्या कहना है। अम्बेडकर, आपने मुझे अपने विचार बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं आ गया हूँ, इसलिए आप ही बताएं कि आपको क्या कहना है, या आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। गांधी, अंबेडकर की ओर तीखी नजर से घूरते हुए, मैंने सुना है आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं अछूतों की समस्या के बारे में सोच रहा हूँ। कांग्रेस के कार्यक्रम में अछूतों के सवाल शामिल करने के लिए मुझे कष्ट उठाने पड़े और मुश्किल से कांग्रेस के मंच पर रख पाया हूँ। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने अछूतों द्वार के लिए 24 लाख रुपए खर्च किए, फिर भी आप मेरा और कांग्रेस का विरोध कर रहे हो, जो एक ताज्जुब की बात है। इस बारे में आपको जो बताना है खुले दिल से बता सकते हैं। अम्बेडकर, आपका यह कहना सही हो सकता है कि मेरे जन्म से पहले से आप अछूतों की समस्याओं के बारे में सोच रहे होंगे। सभी बुजुर्ग अपनी उम्र का हवाला देकर तर्क देते हैं। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, यह सच्चाई स्वीकार करता हूँ। यह भी सच है कि आपकी कोशिश से ही कांग्रेस ने छुआछूत निवारण के प्रोग्राम को मंजूरी दी, लेकिन मैं साफ कहता हूँ कि कांग्रेस ने औपचारिक स्वीकृति देने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस की अछूतों के प्रति यह सहानुभूति दिखावटी है, ढोंग है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के कल्याण हेतु 24 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन वह पैसा यूं ही उड़ाया गया। इतने ही रुपयों से मैं अछूत समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकता था। यदि आप पहले मेरे से संपर्क करते तो अच्छा रहता। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी की तरह छुआछूत निवारण की शर्त लागू होती तो नासिक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने अछूतों के मंदिर प्रवेश का विरोध न किया होता। कांग्रेसी अपने घरों में अछूतों को नौकरी नहीं देते और न ही अछूत विद्यार्थियों की मदद करते हैं। कांग्रेस सिद्धांतों की बजाय संगठन को अधिक महत्व देती है। यही मेरा आप पर और कांग्रेस पर बड़ा आरोप है। आप कहते हैं कि अंग्रेज सरकार का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमारी समस्याओं के प्रति सवर्ण हिंदुओं का भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। और जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होता, हम कांग्रेस तथा हिंदुओं का विश्वास कभी नहीं करेंगे। हम खुद की सहायता करने और स्वाभिमान के साथ जीने में विश्वास करते हैं। हम किसी महान नेता या महात्मा पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इतिहास में हमें बताया कि महात्मा तेज गति से आने वाले चक्रवात की तरह धूल तो उड़ा सकते हैं, लेकिन वे समाज के स्तर को ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते। कांग्रेस मुझसे नफरत करती है, मुझे देशद्रोही कहती है। मेरे सामाजिक उद्धार के
आंदोलनों का विरोध करती है। अंबेडकर द्वारा कड़वे लेकिन सच्चाई भरे मुंह तोड़ जवाब के कारण वहां का वातावरण गंभीर हो गया। क्रोध के कारण अंबेडकर का चेहरा लाल हो गया, भौहें तन गई। फिर थोड़ा रुक कर बोले, गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। अंबेडकर का यह रौद्र रूप देखकर गांधी जी भी सकपका गए और उन्होंने बीच में ही कहा, डॉक्टर साहब, आपके पास मातृभूमि है। गोल में सम्मेलन में आपके कार्य के बारे में मुझे जो रिपोर्ट मिली है, उससे सिद्ध होता है कि आप एक महान देशभक्त हैं। यह भी मैं कहता हूँ। उस धर्म को मैं मेरा धर्म कैसे मानूं? अंबेडकर, गांधी जी, आप कहते हैं कि मेरी मातृभूमि है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। जिस धर्म और देश में हमें कुत्तों बिल्लियों से भी नीच माना जाता है, जिस धर्म तथा देश में हम सार्वजनिक स्थानों पर पानी नहीं पी सकते, उस देश को मैं अपना देश कैसे मानूं? कैसे कहूँ? उस धर्म को मैं मेरा धर्म कैसे मानूं? सच्चे व स्वाभिमानी अछूत को ऐसे देश पर अभिमान कभी नहीं हो सकता। मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। उसका मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझसे ऐसा कराने का सारी जिम्मेदारी रूढ़वादी सवर्ण हिंदुओं की है। देश के हित में कोई घातक कार्य न हो, इसका मुझे पूरा ध्यान है, लेकिन मैं अछूतों के मानवीय अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करता रहूंगा। गांधी जी ने जिस उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर को मिलने के लिए बुलाया था, वह अंबेडकर के तीखे तेवर देखकर पूरा नहीं हो पा रहा था। वातावरण में गर्माहट बढ़ रही थी। गांधी जी जान चुके थे कि अंबेडकर उन लोगों में से नहीं है जिन्हें गांधी जी अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकते थे। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण सवाल दाग दिया, जिसके लिए यह मीटिंग रखी गई थी। अंबेडकर जी, यह सब जानते हैं कि सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक लिहाज से मुसलमान व सिखों की तुलना में अछूत काफी पिछड़े हुए हैं। पहले गोल में सम्मेलन में मुसलमानों के पृथक राजनैतिक अधिकारों की स्वीकृति दी है और राजनैतिक संरक्षण तथा संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। अछूतों के लिए यह लाभदायक है। आपकी राय क्या है? गांधी जी, मैं हिंदुओं से अछूतों की राजनैतिक प्रतिकता के खिलाफ हूँ। वह एक प्रकार से आत्मघात ही होगा। अंबेडकर, उठते हुए, आपकी इस स्पष्ट राय के लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह अच्छा ही हुआ कि इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में हम कहाँ खड़े हैं, यह मैं जान पाया। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। यह थी अपने समय के दो महान नेता, 62 वर्षीय गांधी व 40 वर्षीय अंबेडकर जी की पहली मुलाकात। तनाव व कड़वाहट भरी यह भेंट बिना किसी ठोस नतीजे के ही खत्म हो गई। उस समय गांधी जी भारतीय राजनीति में शिखर पर थे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सब कुछ थे। लोग उनसे काफी प्रभावित थे।
ऐसे में उन्हें पलटकर जवाब देना स्थायी प्रकोप व कटुता को मोल लेने के बराबर था, और वह भी कोई अछूत नेता उनके साथ उलझे या गांधी जी की कल्पना से परे था। लेकिन उन दो बड़े नेताओं के बीच विरोध की चिंगारी भड़क गए, और इस प्रकार गांधी अम्बेडकर के बीच एक ऐतिहासिक वैचारिक संघर्ष का अध्याय शुरू हो गया। खुद गांधी जी के लिए पहला मौका था जब किसी व्यक्ति ने उनसे कड़वी सच्चाई के साथ इस प्रकार बातचीत की हो। तब तक गांधी जी को यह भी पता नहीं था कि अम्बेडकर जी अछूत समाज से हैं। वह तो समझ रहे थे कि अम्बेडकर जी कोई ब्राह्मण युवा है जो अछूतों के सामाजिक सुधार में बहुत अधिक रुचि ले रहा है। गांधी जी उस समय भारतीय राजनीति के बेताज बादशाह थे। भारतीय राजनीति में उनका बहुत दबदबा था। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी से जो तीखे सवाल किए, वे गांधी जी के दिलो दिमाग में घूम रहे थे। दोनों नेताओं की भेंट से यह साफ हो जाता है कि साइमन कमीशन को पेश करी रिपोर्ट में राष्ट्रीयता के आधार पर संयुक्त चुनाव का समर्थन तथा पृथक चुनाव का विरोध करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के लिए अलग चुनाव तथा अलग निर्वाचन संघ की मांग क्यों की। इसका जवाब इस भेंट में बातचीत से स्पष्ट हो जाता है। नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में सवर्ण हिंदुओं ने, जिसमें नासिक जिलों कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी शामिल थे, अछूतों के साथ जो कठोरता का बर्ताव किया था, उसकी यह प्रबल प्रतिक्रिया थी। हिंदू अछूतों का सामाजिक समानता का अधिकार देना नहीं चाहते थे, और यदि अछूत लोग अधिकार प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह करते थे तो उनको डंडों से पीटा जाता था। ऐसी अवस्था में स्वाभिमानी डॉक्टर अम्बेडकर यदि अछूतों के लिए हिंदुओं से अलग राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लगे तो उनको दोष नहीं दिया जा सकता। अछूतों की हालत तो ऐसे ही हुई थी कि इधर माँ खाने को रोटी नहीं देती और उधर बाप भीख नहीं मांगने देता। यदि अछूतों के लिए अलग चुनाव की मांग करने से अम्बेडकर जी को देशद्रोही कहा गया तो उस सामाजिक व्यवस्था को ही देशद्रोही क्यों न माना जाए, जिसने सदियों से इस देश में करोड़ों अछूतों को अपना देश का कभी अनुभव ही नहीं करने दिया। ऐसे में डॉक्टर अम्बेडकर का यह कहना कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है, एक कड़वी सच्चाई थी। एक अन्य महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि अछूत समाज मुसलमानों से भी अधिक पिछड़ा हुआ था, और वह हिंदू समाज से मुसलमानों से भी अधिक दूर था। मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन संघ को सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी थी। सन 1916 के लखनऊ पैक्ट से कांग्रेस ने मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व को स्वीकार करके उस पर अपनी राष्ट्रीयता की मुहर लगा दी थी। ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं का अछूतों के प्रति कठोर रुख
के कारण अंबेडकर जी ने अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर दी। यदि वह देशद्रोह था तो इस देशद्रोह में सरकार, मुस्लिम लीग, कांग्रेसी, हिंदू सभी शामिल थे। संयुक्त चुनाव के समर्थक डॉक्टर अंबेडकर जी को अस्पृश्यता के समर्थक, डॉक्टर अंबेडकर को छुआछूत के समर्थक हिंदू समाज ने मजबूर कर दिया था कि वह अलग चुनाव की मांग करें।